फॉल्ट इमरान ख़ान का नहीं है, फॉल्ट किसी भी उस पॉलिटिशियन का नहीं है जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहा है। फॉल्ट ये जो बाकी लोग हैं, आई विल नॉट नेम देम, लेकिन जो भी पार्टीज़ के बाकी हेड हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, या बाकी जो बड़ी बड़ी गद्दियाँ, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आई विल नॉट नेम देम, वो जितने लोग इस पॉलिटिकल पूल में शामिल हैं पाकिस्तान में, शुरू से ले लें आप, राइट फ्राम द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जो भी कोई इलेक्टोरल गवर्नमेंट है उससे लेके आज दिन तक, तो कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया है। रादर जो गवर्नमेंटल हेड्स बने उनके ऊपर करप्शन के बेपनाह चार्जेस और मुतवातिर IMF की बेपनाह लोनिंग और इंटरनल डेट और बाकी सारे मसले, बॉर्डर के मसले, इंटरनल टेररिज्म, यानी कि यूँ देख लें कि डेकेड बाय डेकेड अगर बीच में कहीं कोई बेहतरी आई भी है तो उसके बाद फिर डिक्लाइन जो है हमारा वो कंटिन्यू रहा है। यानी ग्राफ के ऊपर अगर थोड़ा बहुत ग्रेजुअली हमने हॉरिजॉन्टल अगर चला भी है ऊपर की तरफ, तो कंटिन्यूस जो हमारा ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ ही रहा है। आज कंडीशन एंड सिचुएशन ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो अनकंट्रोल्ड है। अच्छा, बिल्कुल भी गलत बात है जी कि इंटरनेशनल रिसेशन है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है। नो नो नो, कोई भी मुल्क रियासत बनने का मतलब ही यही होता है कि उसके अपने खदोखाल हों, उसके अपने शहरी हों, उसका अपना निज़ाम हुकूमत हो, उसका अपना फाइनेंस सिस्टम हो, उसके तमाम तर मैकेनिज़्म अपना हो। स्टेट को इंटर स्टेट डिपेंडेंसी की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। ये तो मैं इससे पहले भी जो बात मैंने की थी कि इंटरनेशनल इकनॉमिकल स्कीम जो है उसके तहत इंटरनेशनल डिपेंडेंस एक लाजमी जुज़ बना दिया गया स्टेटिज़म का, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना गवर्नमेंटल सिस्टम ठीक नहीं रखा हुआ है। जो हमारा बेसिक इशू आ रहा है, न हमारा इशू महंगाई है, ना हमारा इशू ये है कि पॉलिटिशियंस करप्ट है। नो डाउट पॉलिटिशियंस करप्ट है। जनरल्स जो हैं वो जब ऊपर जाते हैं टॉप लेवल पे वो बिल्कुल डिसिप्लिन से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से आप जजेस की जो है देख लें तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी 90% लगी रहती है बेचारा काम करने में, हाई कोर्ट विद पॉलिसीज़, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ऊपर जब भी आप देख लें तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क के डिक्लाइन जो ग्राफ है उसमें पिवट रोल प्ले किया है। पाकिस्तान की जो ये यूँ समझ लें कि दर्जा बदर्जा जो एक तबाही हुई है, या यूँ समझ लें कि सिस्टम नहीं बन पाया है। आई थिंक लफ्ज़ तबाही हुई है इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। कन्फ्यूजन ये है कि कन्फ्यूजन ही है, कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, करना क्या है, किसने करना है। इस सिलसिले में एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई है, और उस कन्फ्यूजन के अंदर जितने लोग टॉप पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं वो जब देखते हैं कि इस कन्फ्यूजन में से निकल नहीं पा रहे हैं तो फिर वो अपना इंटरेस्ट सर्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से अगर कोई चीफ़ जस्टिस है तो वो पैसों के बैग पकड़ लेता है, या इस तरह से कोई आर्मी चीफ़ है या जो टॉप जनरल्स हैं वो जब देखते हैं तो वो फिर इस तरह से अपनी रिटायरमेंट के बाद की जो चीज़ें होती हैं, लवाजमात होते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हल की तरफ मुश्तरका तौर पे कोई पैथवे, कोई रास्ता, कोई ट्रैक बन नहीं रहा होता है तो हर कोई अपनी अपनी में लग जाता है। इसी वजह से एम्बेजलमेंट भी होती है, करप्शन भी होती है, सारे करते हैं। फिर जनरल्स हैं, जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आम सिविल सोसाइटी है। हमारा तो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ तो इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं कि आई थिंक अगर कोई रिसर्च कर ली जाए तो मेरा ख्याल है जब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुआ था तो उस वक्त ऑनेस्टी लेवल लोगों के अंदर जो मैं समझता हूँ आई थिंक एटलीस्ट 70% था, 80% था। आज वो 90% करप्ट हो चुका है। जस्ट 10% आपको ऑनेस्ट लोग मिलेंगे। हमारे अपने पाकिस्तानी जो सोसाइटी या पॉपुलेशन उसके अंदर 90% लोग बिल्कुल उसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं जिस पे हमारे जो टॉप हेड्स हैं, जो स्टेट लेवल के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी सीट्स के ऊपर आके बैठते हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं तो नीचे पब्लिक भी टू द बॉटम चपरासी लेवल पे भी उसी ट्रैक के ऊपर गामजन हो गई है कि चूँकि कोई सिमत नहीं है मुल्क की
तो लिहाजा जिसको जहाँ से बन पा रहा है वो अपने लिए कर रहा है, कमा रहा है और खा रहा है। और इन सारी चीज़ों की बुनियादी वजह आप देख लेना, मैं नहीं कहता हूँ, राइट फ्रॉम द क्रिएशन जो फर्स्ट हेड ऑफ़ द स्टेट थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, आई थिंक ही वाज द गवर्नर जनरल समथिंग लाइक दैट। उसके बाद प्रेसिडेंट्स दिस एंड दैट, फिर बीच में मार्शल लॉ, दैन अगेन बीच में इंटेरियम सेटअप्स, फिर मार्शल लॉ, फिर डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी के अगेन बाद फिर मार्शल लॉ, फिर इस तरह के इंटेरियम सेटअप्स, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी। और लेकिन मैं एक चीज़ फिर दोबारा बता दूं कि जब 88 के बाद ज़िया रजीम एंड ओवर हुआ तो उसके बाद डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी आने के बाद पाकिस्तान की सिमत जो है वो तकरीबन बिगड़ना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर चलता आ रहा था और काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने मिलिट्री लेवल पे तो ग्रो कर लिया था। बाकी अयूब रजीम में जो बेसिक स्ट्रक्चर था स्टेट का वो उस वक्त ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ था, जिसको आगे मज़ीद 40-50 साल चलाया जा सकता था विद ग्रेजुअल डेवलपमेंट। लेकिन जब 88 के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हमारे पास आई तो उस वक्त इंटरनेशनल डेट का एक सिलसिला शुरू हुआ और वो बढ़ता यहाँ तक आप बढ़ा के आज दिन तक वो बढ़ता ही जा रहा है और हम उससे निकलने के बजाय उसमें धंसते चले जा रहे हैं। तो मैं वापस अपनी बात की तरफ आता हूँ। जो बेसिक फॉल्ट है वो फॉल्ट गवर्नमेंटल सिस्टम के साथ है। हमारे यहाँ चूँकि अब करप्शन का एलिमेंट 90% है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, तो इस सारे सिनेरियो में ऑनेस्टली काम कर पाना 10% लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंटल सिस्टम में जो लोग आते हैं वो एक तो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट्स हैं, जो डेफिशिएंसीज़ हैं, उसमें लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन, लोगों की पर्सनल फेवर्स और ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद उनको फिर पे बैक करने का टाइम आता है। अगर नहीं करते हैं तो वही लोग एमएनए की सूरत में, एमपीए की सूरत में जब 4-4, 5-5 करोड़ लगा के आते हैं, सीट विन करके आते हैं और ऊपर जब वो गवर्नमेंटल सेटअप्स के अंदर बैठते हैं और अगर उनको रीइंबर्समेंट नहीं हो पा रही होती कहीं से, जो कि डेफिनेटली लेजिटिमेट मींस से ही होती है, क्योंकि 4 करोड़ पे कोई बिजनेसमैन कहीं खामखा इन्वेस्ट नहीं करेगा। कोई भी पैसे वाला आदमी जिसके पास 4 से 10-20 करोड़ वॉटेवर जो भी है वो पैसा यूं ही फेंक दे के वो वेलफेयर करने के लिए इतना पैसा लगा दे, नहीं, रेशियो ही नहीं बनता है, पॉसिबल नहीं है किसी इंसान के लिए कि इतना सारा पैसा यूं ही वो सिर्फ इस जज्बे से वो खर्च कर दे कि मैं वेलफेयर करने आया हूँ, मैं तो गवर्नमेंट जो है वो एज ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज करूँगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग रीइंबर्स जो करते हैं वो फिर करप्शन की सूरत में करते हैं। तो ये कट डाउन करना होगा, ये एमपीएज एमएनएज वाले प्रोसेस को, इस सिस्टम को, इस चेन को, ये जो फॉर्मेशन का जो एक जो पैटर्न है इसको आपको ख़त्म करना होगा। आपकी 80% नहीं तो 60% करप्शन है वो तो यहीं ख़त्म हो जाएगी कि वो जो रीइंबर्समेंट, एक उनकी भी मजबूरी होती है कि वो मार्केट से पैसा लेके लगा के आए हुए होते हैं तो उन्हें वो पैसा वापस करप्शन की सूरत में जो है वो कहीं ना कहीं से निकाल के पूरा करना होता है और कुछ अपने लिए भी रखना होता है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए करना होता है, फिर अपने आप को स्टैब्लिश भी फर्दर करना होता है। तो आप ये जो एमएनए एमपीएज है इस सिस्टम को अगर कट ऑफ करेंगे तो आपकी 60% तो जो गवर्नमेंटल फॉर्मेशंस के अंदर जो करप्शन है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब हल क्या है, ये अल्टरनेट क्या है? तो डेफिनेटली अल्टरनेट यही है कि आप फिल फॉर सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर स्विच करें, ताकि आपका प्राइम मिनिस्टर जो इतना कमज़ोर हेड ऑफ़ द स्टेट होता है कि जिसको मुल्क की इंटेलिजेंस या कोई भी सेटअप या कोई इंटरनेशनल सेटअप या किसी और मुल्क की गवर्नमेंट वो बड़ी आसानी से उसमें पेनिट्रेट करके और 2, 4, 5, 10, 20 लोग जो है उनको इधर उधर करके पूरी गवर्नमेंट गिरा के साइड पे मार देते हैं। तो इतनी वीक गवर्नमेंट, इतना वीक हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो किस तरह से कोई मुश्किल तरीन फ़ैसले ले सकेगा या किस तरह से कोई सख्त तरीन जो है वो पॉलिसी अपना सकेगा। वो जो 90% करप्ट पूरा सेटअप हुआ है उसको सीधा करने के लिए, जिस तरह से हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते थे कि जी कि माफियाज़ हैं, तो वो डेफिनेटली वो माफियाज़ डेवलप हो गए हैं, अब वो बिल्कुल माफिया ही बन चुके हैं और उन माफियाज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए एक अच्छी खासी पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल एक ऐसी पार्ट जो जनरल मुशर्रफ आया था और उसने नैब बनाई और मॉनिटरिंग सेल्स बना दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हैरत अंगेज़ तौर पे जो करप्शन थी